हेलो एवरीवन, मैं हूं अनिल और वेलकम है आपका एक नई क्राइम वीडियो में। आज हम बात करेंगे दो ऐसे क्रिमिनल्स की जिन्होंने उस समय की सरकार को हिलाकर रख दिया था। यहां तक कि विदेश मंत्री को भी उनकी वजह से लोगों के पत्थर खाने पड़े, जिस पथराव में विदेश मंत्री लहूलुहान हो गए थे और देखते ही देखते उनका सफ़ेद कुर्ता उनके खून के लाल रंग में रंग गया था। यह बात है सन 1975 की, जब कुलजीत सिंह उर्फ रंगा नाम का एक शख्स मुंबई में ट्रक ड्राइवर था, जो ज़्यादा पैसा कमाने के लालच में ट्रक को छोड़कर मुंबई में टैक्सी चलाने लगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि पैसों की भूख कभी ख़त्म नहीं होती। जिन दिनों रंगा मुंबई में टैक्सी ड्राइवर था, उन दिनों रंगा की मुलाकात श्याम सिंह से हुई। श्याम सिंह की पहचान अपराध की दुनिया के बड़े सरगनों से थी और देखते ही देखते दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। एक दिन रंगा ने श्याम सिंह से कुछ अलग करने की बात कही, यानी कुछ गैर कानूनी धंधे जहां से बोरियां भरकर पैसा आने की उम्मीद हो। तो श्याम सिंह ने रंगा को जसबीर सिंह उर्फ बिल्ला नाम के आदमी के बारे में बताना शुरू किया कि बिल्ला पहले दो फॉरेनर्स का मर्डर कर चुका है और वह बहुत पैसा कमाता है। तो रंगा ने कहा मिलवाओ, जिसके बाद श्याम सिंह ने उसकी मुलाकात जसबीर सिंह उर्फ बिल्ला से करवा दी। तो यहाँ से शुरू होती है रंगा और बिल्ला की क्राइम स्टोरी। शुरुआत के दिनों में रंगा और बिल्ला मुंबई में कार चुराया करते थे और उन्हें बेचकर पैसा कमाते थे। उसके बाद बच्चों की किडनैपिंग करते और फिरौती लेकर उन्हें छोड़ देते थे। इन सब में एक बार बिल्ला पकड़ा भी गया। पुलिस ने उसे पकड़ा और मुंबई की ठाणे की जेल में डाल दिया। लेकिन कुछ दिन बाद ही बिल्ला जेल से फरार हो गया। इसके बाद वह मुंबई छोड़कर दिल्ली और उसके आसपास के हिस्सों में अपराध करने लगे। सन 1978 के जून में रंगा बिल्ला ने अशोक शर्मा की कार अशोक होटल के सामने से चोरी कर ली। इस गाड़ी के जरिए उन दोनों ने देश के सबसे बड़े अपराध को अंजाम दिया। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के धौला कुआं के सिविल लाइंस में रहने वाले मदन मोहन चोपड़ा, जो पेशे से एक नेवी ऑफिसर थे, जिनके दो बच्चे थे, 16 साल की गीता और 14 साल का संजय चोपड़ा। उन दिनों मदन मोहन की बड़ी बेटी गीता जीसस एंड मैरी कॉलेज में कॉमर्स की पढ़ाई करती थी और संजय मॉडर्न स्कूल की कक्षा 10 में पढ़ता था और साथ ही बॉक्सिंग की प्रैक्टिस भी किया करता था। गीता को एक बार ऑल इंडिया रेडियो से एक ऑफ़र आया, जिसमें गीता को 26 अगस्त 1978 को वेस्टर्न सॉन्ग्स के एक प्रोग्राम में हिस्सा लेना था और रात 8 बजे प्रोग्राम शुरू होने से पहले ऑल इंडिया रेडियो पहुंचना था। दिन 26 अगस्त 1978 शाम के करीब 6 बजे गीता अपने भाई संजय के साथ प्रोग्राम में जाने के लिए घर से निकल जाती है और कॉलोनी के ही एक व्यक्ति ने उन्हें लिफ्ट दी और गोल डाक खाने के पास छोड़ दिया। इस जगह से आकाशवाणी केंद्र थोड़ी ही दूरी पर था। गीता और संजय टैक्सी के इंतजार में सड़क के किनारे पर खड़े थे। तभी रंगा और बिल्ला पीले रंग की एक फिएट कार लेकर वहां पहुंचे और लिफ्ट देने के तौर पर उन दोनों को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वहीं दूसरी तरफ घर में बैठी गीता की मां रोमा चोपड़ा ने 8 बजे रेडियो खोला तो वहां गीता को छोड़कर सभी की आवाज़ आ रही थी। उन्हें लगा कि शायद गीता का प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। उधर टैक्सी में बैठे रंगा बिल्ला की नज़र आपस में मिली और आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, जिसके बाद गाड़ी आकाशवाणी के बजाय दूसरे रास्ते पर मोड़ दी गई। जिसके बाद गीता ने कहा कि आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं, आकाशवाणी तो दूसरे रास्ते पर है। जिस पर दोनों में से किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। अब गीता और संजय समझ गए थे कि वो फंस चुके हैं। उन्होंने गाड़ी को रुकवाने की कोशिश की तो बिल्ला ने धारदार हथियार से संजय के कंधे और हाथ पर हमला कर दिया। संजय चोपड़ा की शर्ट खून से सन चुकी थी। गीता गाड़ी चला रहे रंगा के बाल पकड़कर खींचने लगी। रंगा हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और वह एक हाथ से गाड़ी चला रहा था, दूसरे हाथ से गीता के हाथ पर जोर जोर से वार कर रहा था। अब गाड़ी दिल्ली के शंकर रोड के भीड़ वाले इलाके में ट्रैफिक में रुकी, जहां संजय ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। तो संजय की आवाज़ वहीं ट्रैफिक में स्कूटर सवार भगवान दास ने सुनी तो भगवान दास गाड़ी को रोकने का प्रयास करने लगा। तभी वहीं ट्रैफिक में खड़ा एक और आदमी संजय की आवाज़ सुनकर गाड़ी को रुकवाने के लिए कार पर लटक गया। तभी गाड़ी चला रहे रंगा ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और गाड़ी पर लटका हुआ शख्स जमीन पर गिर पड़ा। भगवान दास ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस को बताया गया कि गाड़ी में दो बच्चे हैं। गाड़ी के नंबर MRK 8930 हैं। तभी DDA के जूनियर इंजीनियर इंद्रजीत ने भी उस गाड़ी को देखा
उन्होंने बताया कि लोहिया अस्पताल के पास गाड़ी तेज़ रफ्तार से गुजरी और आगे जाकर धीमी हुई तो मैंने देखा कि गाड़ी में 2 बच्चे चीख रहे थे। मैंने गाड़ी को रोकने की कोशिश की लेकिन ड्राइवर सिग्नल तोड़ते हुए भाग गया। उन्होंने गाड़ी का नंबर वही बताया जो स्कूटर सवार भगवान दास ने बताया था। रंगा बिल्ला गाड़ी भगाते हुए दिल्ली के रीच इलाके में पहुंचे, जहां गाड़ी रोककर पहले संजय की हत्या की। इसके बाद दोनों ने गीता पर सेक्सुअल अटैक किया और बिल्ला ने तलवार निकाली और गीता की गर्दन पर वार कर दिया, जिसके बाद गीता की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद दोनों की लाश को सड़क किनारे फेंक दिया। वहीं दूसरी तरफ गीता के पिता मदन मोहन चोपड़ा 9 बजे आकाशवाणी के कार्यालय पहुंचे। अंदर गए तो पता चला कि गीता और संजय यहाँ पहुंचे ही नहीं। घर पर पता किया तो वहाँ भी बच्चों की कोई सूचना नहीं मिली। अब मदन मोहन चोपड़ा दिल्ली के धौलाकुआं थाने पहुंचे और पुलिस से शिकायत की, लेकिन पुलिस के पास पहले ही इन दोनों बच्चों के अगवा होने की शिकायत पहुंच चुकी थी। उस वक्त धौलाकुआं थाने के एसएचओ गंगा स्वरूप ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। मदन मोहन चोपड़ा से थाने के ही एक कांस्टेबल हरभजन सिंह ने कहा कि यह मामला हमारे थाना क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, तो मदन मोहन चोपड़ा के समर्थन में कई नौसेना ऑफिसर्स पहुंचे। अब पुलिस ने अगवा करने का मामला दर्ज कर लिया था और तलाशी भी शुरू कर दी थी। अब पूरे शहर में करीब 150 से ज़्यादा पुलिस वाले 30 अलग अलग गाड़ियों में दिल्ली के कई क्षेत्रों में बच्चों की खोज कर रहे थे, लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं मिला। और अब पुलिस जंगलों के गश्त पर भी निकल चुकी थी, लेकिन वहां पर भी ढूंढने पर कोई सुराग नहीं मिला। अगले दिन 27 अगस्त को हरियाणा पुलिस ने उस गाड़ी को खोज निकाला जिस गाड़ी को सबसे पहले स्कूटर सवार भगवान दास ने देखा था। ट्रांसपोर्ट विभाग ने बताया कि 8930 नंबर की गाड़ी के मालिक का नाम रविंद्र गुप्ता है, लेकिन वह गाड़ी फिएट नहीं थी। और रविंद्र गुप्ता का कहना है कि मेरी गाड़ी पिछले 3 साल से ख़राब है। जब पुलिस ने गाड़ी देखी तो पुलिस का भी यही कहना है कि वो गाड़ी 10 किलोमीटर तक का सफ़र भी तय नहीं कर पाती। यानी वहाँ पर पुलिस को गुमराह करने के लिए रंगा और बिल्ला ने गाड़ी के नंबर के साथ छेड़छाड़ की थी। हादसे के लगभग 3 दिन बाद 29 अगस्त को गाय चरा रहे एक चरवाहे को सड़क के किनारे एक लाश मिली, तो उसने पुलिस को जल्द सूचना दी और दिल्ली पुलिस वहां तुरंत पहुंच गई। सड़क से महज 5 मीटर दूरी पर एक लाश को बाहर निकाला गया। जब आसपास सर्च शुरू किया गया तो महज 50 मीटर दूरी पर एक लाश और मिली। पुलिस अधिकारी लाश की पहचान करवाने के लिए मदन चोपड़ा को वहां लेकर पहुंचे। मदन ने देखते ही पहचान लिया। अब मदन के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, वो केवल सिसक रहे थे। पुलिस वालों ने उन्हें संभाला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि गीता के शरीर में 5 और संजय के शरीर में 21 गहरे घाव थे। वहीं दूसरी तरफ संजय और गीता की लाश मिलने पर पूरे देश में हड़कंप मच गया था। नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया के चर्चा का मुद्दा भी बन गया था। अब दिल्ली में हंगामा हो गया, लोग सड़क पर निकलने लगे। लोकसभा में भी राजनीति गर्म हो गई। कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से कांग्रेसी राजनेताओं ने प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ने की मांग करने लगे। मोरारजी देसाई खुद पीड़ित के घर पहुंचे। उस वक्त के विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे लोगों से मिलने पहुंचे तो उग्र भीड़ ने अटल बिहारी वाजपेयी पर पथराव शुरू कर दिया और अटल बिहारी खून से लहूलुहान हो गए थे। उनका सफ़ेद रंग का कुर्ता खून से लाल हो गया था। तो उसके बाद पुलिस को अलर्ट किया गया और पुलिस ने मोर्चा संभाला। अब पूरे देश की पुलिस अपराधियों को ढूंढ रही थी। जब रंगा बिल्ला मुंबई से फरार होकर आगरा पहुंचे और आगरा से भी फरार होने के लिए 7 सितंबर 1978 की रात को दोनों यमुना ब्रिज के रेलवे स्टेशन पर कालका मेल ट्रेन के उस डिब्बे में बैठ गए जो पूरा फौजियों के लिए बुक था, जिसमें सारे फौजी भरे थे। जब उनमें से एक जवान ने उनसे सवाल जवाब किया तो वो धौंस दिखाने लगे। तो एक जवान ने उनसे उनका पहचान पत्र मांगा तो रंगा ने बिल्ला से कहा कि उन्हें भरा हुआ आई कार्ड दे दो। तभी सैनिकों को अंदाजा हो गया कि दाल में कुछ काला है। उन्होंने उसे बांध दिया और दिल्ली स्टेशन पर पुलिस के हवाले कर दिया। रंगा बिल्ला को गिरफ्तार करने के लिए स्टेशन पर करीब 100 पुलिसकर्मी सादा वर्दी में पहले से ही मौजूद थे। गिरफ्तारी के बाद यह केस बहुत तेज चला। पुलिस ने दोनों से अलग अलग पूछताछ की, डीएनए जांच हुई। सारे सबूत और डीएनए रंगा बिल्ला से मैच कर गए तो सेशन कोर्ट ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई। सेशन कोर्ट के खिलाफ रंगा बिल्ला ने दिल्ली के हाई कोर्ट में याचिका दायर करवाई, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने भी फांसी की सजा बरकरार रखी। तो रंगा बिल्ला ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा कि फांसी से कम कोई सजा नहीं तुम्हारे लिए।
अब रंगा बिल्ला के पास एक आखिरी विकल्प राष्ट्रपति का दया विकल्प था, लेकिन उस समय के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने भी इसे खारिज कर दिया। अब बस दोनों की फांसी की तारीख कोर्ट से तय होना बाकी था। पूरी कार्रवाई के दौरान बिल्ला हमेशा उदास रहता और रोता रहता था। वह कहता था कि वह निर्दोष है, उसे रंगा ने फंसाया है, और रंगा कहता है कि रब सब जानता है, मैंने कुछ नहीं किया। अब कोर्ट ने रंगा बिल्ला की फांसी की तारीख 31 जनवरी 1982 तय की। फांसी की एक रात पहले रंगा ने अपना खाना खाया और सामान्य ढंग से सो गया, लेकिन बिल्ला ना तो उस रात खाना खाया और ना ही 1 मिनट के लिए भी सोया। वो पूरी रात अपनी कोठरी के चक्कर लगाते हुए बड़बड़ाता रहा। 31 जनवरी की सुबह 5 बजे दोनों को चाय का एक एक प्याला दिया गया। अब उनसे आखिरी बार पूछा गया कि क्या वो मजिस्ट्रेट के सामने अपनी वसीयत रिकॉर्ड करना चाहते हैं। इस पर दोनों ने साफ इनकार कर दिया। फांसी देने के लिए मेरठ के कालू जल्लाद और फरीदकोट के एक फ़कीर को बुलाया गया था। यहाँ तक कि फांसी के लिए रस्सी भी बिहार के बक्सर से मंगवाई गई थी। जेल प्रशासन ने दोनों जल्लादों को उस वक्त 150 रुपए की ओल्ड मॉन्क शराब पिलाई। जेल प्रशासन की माने तो पूरे होश आवाज में कोई व्यक्ति किसी की जान नहीं ले सकता, इसलिए दोनों जल्लादों को जेल प्रशासन ने शराब पिलाई। जब रंगा बिल्ला को फांसी के तख्त पर लाया गया तो रंगा ने जोर जोर से नारे लगाए, जो बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। तभी जेल के सुपरिटेंडेंट आर्यभूषण शुक्ला ने लाल रुमाल हिलाया और दोनों जल्लादों ने फांसी का लीवर खींच दिया। लेकिन अभी कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई थी। फांसी के 2 घंटे बाद जब डॉक्टरों ने उनकी जांच की तो बिल्ला मर चुका था, लेकिन रंगा की नब्ज अभी भी चल रही थी। इसका मतलब फांसी के 2 घंटे बाद भी रंगा जिंदा था। डॉक्टरों के मुताबिक उसने फांसी के समय अपनी सांस रोक ली थी, इसलिए उसकी जान तुरंत नहीं निकली और वो फांसी के 2 घंटे बाद भी जिंदा था। तब जेल के एक कर्मचारी को फांसी के कुएं में उतारा और उसने फांसी पर लटके रंगा के पैर नीचे से खींचे, तब जाकर कहीं रंगा की मौत हुई। लेकिन आपको मैं ये जानकारी के लिए बता दूं कि अगर कानून किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा सुनाता है और फांसी के दौरान रस्सी टूट जाती है या व्यक्ति की मौत नहीं होती है तो कानून के मुताबिक उसकी फांसी टाल दी जाती है और उसे उम्र कैद की सज़ा दे दी जाती है। अगर उस समय फांसी के बाद पोस्टमार्टम का प्रचलन होता तो रंगा की फांसी के खिलाफ पुलिस वालों व जल्लादों पर मुकदमा दर्ज हो सकता था। बाद में रंगा बिल्ला के घर वालों ने उनकी लाश लेने के लिए मना कर दिया तो जेल प्रशासन ने अपनी तरफ से उनका अंतिम संस्कार किया। खैर अभी के लिए इतना ही। तो कैसी लगी आपको रंगा बिल्ला की ये क्राइम स्टोरी, कमेंट में बताओ और वीडियो को जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो फिर मिलते हैं एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। राम राम, जय हिंद।